Welcome everybody to this channel. This is Manisha Upadhyay, PGT. In this video, we are going to discuss about the second chapter of social science, that is federalism. In the previous video, we have discussed about what is federalism, and this is the second part of this video. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जिससे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो इस पार्ट से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्लास, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. स्टूडेंट्स का हमेशा एक डाउट रहता है कि इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या डिफरेंस है, और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो इस पूरे चैप्टर को बांध के रखता है. तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. जैसे आप नाम से सुन रहे हैं, नाम जो है, देखिए जब भी हमें चीजों को समझने की जरूरत होती है तो कोशिश कीजिए कि हम उसके नाम को सबसे पहले समझे. जैसे इसका नाम है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इसका मतलब यह आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज आ रही है और फिर फेडरेशन बना रही है. फेडरेशन तो आप जानते हैं क्या होता है कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट. ठीक है, लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब यह है कि जब बहुत सारी चीजें आ रही हैं और फेडरेशन बना रही हैं, ये है इसका कमिंग टुगेदर का फेडरेशन. यानी जब बहुत से लोग एक साथ आएंगे और फेडरेशन बनाएंगे. देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ फेडरेशन. इसके अंदर क्या होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी वो स्टेट जो इंडिपेंडेंट है वो एक साथ आएंगी और एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाएंगी. ये इसका फर्स्ट पॉइंट है. जैसे मैं आपके साथ एग्जांपल दे सकती हूँ, हम भूटान का एग्जाम ले सकते हैं और हम नेपाल का एग्जांपल ले सकते हैं. बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, दोनों आजाद देश हैं. ठीक है, तो वो दोनों एक साथ आ रहे हैं और एक साथ फेडरेशन बना रहे हैं. तो यानी बोथ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म फेडरेशन. अब देखिए, दोनों एक साथ आ रहे हैं, बांग्लादेश भी भूटान भी, ठीक है, और एक साथ आ रहे हैं, दोनों आजाद हैं और एक फेडरेशन, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज पूलिंग सोवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी. इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं पूलिंग सोवर्निटी. सोवर्निटी आप जानते हो कि सोवर्निटी का मतलब होता है जब एक देश आजाद हो और वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर के जो डिसीजन होते हैं वो खुद ले सके. इंटरनल मैटर जो देश के अंदरूनी मामले हैं, और एक्सटर्नल यानी अगर किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ में उसको रिलेशन स्टैब्लिश करना है या फॉरेन कंट्री के साथ में कुछ ट्रेड करना है, वो हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल. तो सोवर्निटी का मतलब यह है कि जब कोई देश आजाद हो और इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले सके. तो पूलिंग सोवर्निटी का मतलब यह है कि वो दोनों जो है आजाद देश है, दोनों इंडिपेंडेंट है. ठीक है, दोनों अपने फैसले ले सकते हैं. ठीक है, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. आप एक बार सोचिए, मान लीजिए हम दो देश का एग्जाम्पल लेते हैं, बांग्लादेश और भूटान. दोनों इंडिपेंडेंट है, बांग्लादेश एंड भूटान दोनों के पास में सोवर्निटी है, दोनों आजाद हैं, दोनों एक साथ आए और फेडरेशन बनाया. ठीक है, सेकंड पॉइंट हम दे सकते हैं कि उन लोगों ने सोचा कि हम दोनों आपस में मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे, एक बड़े यूनिट्स बनाएंगे. ठीक है, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है वो वही रहेगी. मान लीजिए बांग्लादेश और भूटान एक साथ मिलकर एक फेडरेशन बना रहे हैं, लेकिन फेडरेशन बनाने के बाद भी जो उनकी आइडेंटिटी है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, वो बरकरार रहेगी. यानी पूलिंग सोवर्निटी का मतलब है कि आजाद होने के बाद भी दे विल रिटेन देयर आइडेंटिटी, यानी उनकी जो आइडेंटिटी है, जो उनकी पहचान है, वो बिल्कुल सेम वही रहेगी. एंड दे विल इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. अगर उनकी पहचान एक ही रहेगी, ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, आप इसको एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फेडरेशन है जो बनाना चाहता है. ठीक है, बंगाल और भूटान. ठीक है, बंगाल या भूटान का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, ये दोनों एक साथ आए और उन्होंने एक फेडरेशन बनाया. फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों एक साथ आए और एक फेडरेशन बनाया. लेकिन इस फेडरेशन बनाने के बाद भी बंगाल के नाम से जाना जाएगा और भूटान के नाम से जाना जाएगा. और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या इनकी पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो इट्स ऑब्वियस कि इनकी जो सिक्योरिटी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी. इसका मतलब है सेकंड पॉइंट का. नेक्स्ट इज स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर. लेकिन ये फेडरेशन बनने के बाद में इन दोनों के पास में इक्वल पावर रहेगी. जो पावर बंगाल के पास है उतनी ही पावर भूटान के पास मिलेगी. यानी जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो बराबर रहेंगी. ठीक है,
तो ये है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों वो देश है जहां पर आपका इस कंसेप्ट को देखा जा सकता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हियर? इट्स मीन्स कि लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, यानी एक बहुत बड़ा देश है, उसने अपनी पावर को डिवाइड करने का सोचा है। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का। ठीक है, इंडिया का बहुत बड़ा देश है, 27 स्टेट्स हैं, और फिर उन्होंने सोचा कि हम अपनी पावर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक लार्ज कंट्री जब सोचती है अपनी पावर को डिवाइड करने का। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। आप इसको एक और पॉइंट से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो जो कंपनी का जो एक ऑफिसर है, जो कंपनी का सीईओ है, उसने सोचा कि मैं अकेले इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, अपनी कंपनी को रन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी पावर्स को डिवाइड कर दूं। आपने स्कूल के अंदर देखा है, क्या एक स्कूल का जो होल्डिंग पर्सन होता है, जो स्कूल का ओनर होता है, क्या वो पूरी तरह से स्कूल को रन कर सकता है? नहीं, वो एक साथ आएंगे और अपनी पावर को डिवाइड करेंगे। आपके स्कूल के अंदर आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा, वाइस प्रिंसिपल भी मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको एक टीचर्स के जो ऊपर हेड होता है वो भी मिलेगा। क्या हो रहा है इसके अंदर? पावर को डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसे ही इसके अंदर कहा है एक लार्ज कंट्री, एक बहुत बड़ा देश जब अपनी पावर को डिवाइड कर देता है। दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बिकम मोर पावरफुल, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। मान लीजिए, इसको मैं आप एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, स्कूल का एक सीईओ है, ठीक है, स्कूल का एक सीईओ है, उसने सोचा कि मैं अपनी पावर को डिवाइड कर सकूं ताकि काम अच्छा हो। उसने एक पोजीशन बनाई प्रिंसिपल की, एक पोजीशन बनाई वाइस प्रिंसिपल की और एक बनाई एचओडी की। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में हो गया। एक लार्ज स्कूल है, एक स्कूल है, ठीक है, उसने क्या सोचा? अपनी पावर को डिवाइड करने का सोचा। ठीक है, एक सीईओ यानी जो ओनर है, एक उसने पोजीशन बनाई प्रिंसिपल की, एक वाइस प्रिंसिपल की और एक एचओडी की। ठीक है, अब आप देखिए इससे क्या हो गया? पावर का डिवीजन हो गया। हम ऊपर देख सकते हैं, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, तो यानी इसने क्या किया? पावर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बिकम मोर पावरफुल, लेकिन इसके अंदर जो पावर है वो किसके पास रहेगी? ऑब्वियसली द ओनर के पास रहेगी, जिसने डिवीजन करवाया है उसके पास पावर रहेगी। तो ये अगर मान लीजिए सीईओ है, इसने एक पोस्ट बनाई प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की और एक एचओडी की, तो इसमें सबसे पावरफुल कौन रहेगा? ऑब्वियसली ओनर रहेगा पावरफुल। इसी तरह से जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर एक साथ एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाने की बात करती हैं, पावर को डिवाइड करती हैं, तो ऑब्वियसली जो ओनर है, ठीक है, जो सीईओ है, वो ही आपका पावरफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, लेकिन ये जो यूनिट्स है इनकी अनइक्वल पावर होगी, यानी पावर जो है बराबर नहीं होगी। मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल की पावर कम है तो एचओडी की उससे कम होगी, और वाइस प्रिंसिपल से ज्यादा होगी प्रिंसिपल की पावर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो यूनिट्स है जो डिवाइड हो चुकी है उनकी जो पावर है वो अनइक्वल है। नेक्स्ट इज सम यूनिट्स ग्रांट स्पेशल पावर, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जिनके पास में स्पेशल पावर होगी। ठीक है, जैसे वाइस प्रिंसिपल है, हो सकता है उसके पास में ज्यादा कुछ स्पेशल पावर हो। ठीक है, ऐसे इस फेडरेशन के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जिनके पास में स्पेशल पावर होगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंडिया, ब्राजील और बेल्जियम का। ठीक है, सो दिस वॉज योर कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं, यानी हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो आपकी बुक के अंदर एक कंसेप्ट लिखा हुआ है कि व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस वजह से हम कह रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना रही है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि फेडरल का मतलब क्या होता है? ठीक है, फेडरल का मतलब क्या होता है? जब पावर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, सेंटर और स्टेट एंड लोकल। आपसे पूछा है
व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, वो कौन सी चीजें हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो भारत के अंदर क्या है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो भारत के अंदर जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, इस तरह से डिवीजन है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है। अब आपको बता दो, सेंट्रल का एक और नाम है, जिसको हम एक और नाम से कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, द सेकेंड इज स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर्स हैं, इनके पास भी अपनी पावर्स हैं। नेक्स्ट इज लोकल। लोकल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू आई। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, इसके अंदर आते हैं आपके म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। ठीक है, इस तरह से यहां पर पावर का डिवीजन आप देख सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो देश को एक फेडरल कंट्री बनाती है। अब देखिए, अब मैंने ये डिवीजन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट का, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं देश के अंदर जिनके ऊपर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर डिसीजन सेंट्रल और स्टेट दोनों लेकर लेती है। ये वो सारी चीजें हैं जो देश को फेडरल बनाती है। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कौन से ऐसे जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर दोनों लेती है। और वो सब्जेक्ट जो बन चुके हैं, यानी जो बच चुके हैं, मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट आपके कुछ रह चुके हैं, वो उनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा और उन सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं। तो अब हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फेडरल तो हमने जान लिया कि देश हमारा फेडरल क्यों है, हमने पावर का डिवीजन देख लिया। अब हम देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं। तो क्लास ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर आता है। ठीक है, तो आपकी 3 तरह की लिस्ट होती है। ठीक है, 3 तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, and the third is concurrent list. ठीक है, यूनियन लिस्ट किसके ऊपर बनाती है, यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आएंगे जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यानी जिनके ऊपर डिसीजन कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ठीक है, और स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आएंगे जिनके ऊपर डिसीजन कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट के अंदर बोथ। ठीक है, बोथ लेंगे। ठीक है, ये है आपका डिवीजन। हमने डिस्कस किया कि आपकी जो पहले लिस्ट है दैट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो डिसीजन है, जो फैसले है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। स्टेट लिस्ट के अंदर जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो डिसीजन है वो आपके दोनों लेंगे, सेंट्रल और स्टेट। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इनके अंदर आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले यूनियन सब्जेक्ट के बारे में कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर आते हैं नेशनल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट, यानी देखिए इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे। देखिए जैसे फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे आपके यूनियन लिस्ट के अंदर। फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, और आपके बैंकिंग और कॉमर्स। ठीक है, ये है आपके वो सब्जेक्ट जो आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉरेन अफेयर्स, मान लीजिए इंडिया को रशिया के साथ में फॉरेन रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका डिसीजन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, केंद्र सरकार लेगी कि हमें कौन से ऐसा देश है जिसके साथ में हमें अपने जो राजनीतिक संबंध है वो अच्छे करने हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल हम किस तरह से ले सकते हैं। आपने डिमोनेटाइजेशन का नाम सुना होगा।
यानी नोटबंदी का नाम सुना होगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि आज रात से 12 बजे से, जब ये डिसीजन आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरे देश को संबोधित किया था और बोला था कि 500 रुपए की जो करेंसी है वो बंद हो रही है। ठीक है, तो ये डिसीजन किसने लिया? ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग। तो डिसीजन किसने लिया? ये किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया? ऑब्वियसली ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। तो ये कौन सा मैटर है? ये है आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। आपने हमेशा सुना होगा न्यूज़पेपर में या अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े को जो सुनते हुए कहा होगा कि वो हमेशा कहते हैं रेपो रेट इंक्रीज हो गया, रेपो रेट डिक्रीज हो गया, या बैंक जो है इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज कर रहा है। कौन लेता है इन सब के डिसीजन? इन सब के डिसीजन कौन लेता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। आप एक करंट एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई बात होती है तो एक चेयरपर्सन होती है, एक मीटिंग होती है। आपने हमेशा टीवी में देखा होगा, वो मीटिंग कौन लेती है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, वो लेती है क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है और वो किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर के डिसीजन कौन लेता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जब पूरे देश के बारे में सोचना हो, पूरे देश के ऊपर सोचना हो, तो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला था वो भारत के किसी एक राज्य में लागू नहीं हुआ था, पूरे भारत में लागू हुआ। तो पूरे नेशन का सब्जेक्ट था, पूरे देश के बारे में सोचना था। तो जब पूरे देश के बारे में सोचना हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में, चाहे डिफेंस सेक्टर में, चाहे फॉरेन अफेयर्स में, तो जो डिसीजन है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। आई होप यूनियन लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू द स्टेट लिस्ट। की स्टेट लिस्ट के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे पुलिस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये आती है आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर। पुलिस होगी, ट्रेड हो गया आपका, ट्रेड यूनियंस हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके स्टेट लिस्ट के। तो स्टेट लिस्ट का मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आप लोग हम लोग न्यू दिल्ली के अंदर रहते हैं और आपने देखा होगा कि न्यू दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक डिसीजन लिया था जब पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा था, ओड एंड इवन का। तो जो ओड एंड इवन का जो डिसीजन था वो किसने लिया? स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। तो क्या ओड इवन का फॉर्मूला पूरे देश में लागू हुआ? जी नहीं, केवल स्टेट गवर्नमेंट में हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगी। ठीक है, या एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन भी आप इसके अंदर कह सकते हैं, यानी तो स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर डिसीजन लेगी। यानी स्टेट लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर केंद्र से आपकी जो राज्य सरकार होती है वो डिसीजन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन आता है आपका, और क्या आता है इसके अंदर? फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन। ठीक है, ये वो सारे मैटर हैं जो आपके कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है? इट्स मीन्स दैट जब डिसीजन दोनों लेंगे, सेंट्रल और स्टेट लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, दोनों आपकी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दोनों आपस में बैठेंगे और उस चीज के बारे में डिसीजन लेंगे। करेंटली यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जो क्लास 12 की जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग डिसीजन था। आपने देखा होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो दिल्ली सरकार थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, एक बात बोली कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल करके उनको उनके इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे उनको पास किया जाए। ठीक है, इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर विचार किया। तो दोनों ने एजुकेशन का जो मामला है दोनों ने जो है सुलझाया, दोनों ने आपस में डिस्कस किया। तो कौन ले रहा है डिसीजन? सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो वो लिस्ट, वो मैटर आते हैं आपके कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि वो सब्जेक्ट जो रह गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो रह गए होंगे, उनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आएगा कि कैसे रह गई। देखिए, आप हमेशा जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हमेशा होता रहता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो रहा है और नई चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो वो जो नए मैटर आए हैं उनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? और उन मैटर को हम कहेंगे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट का मतलब वो होता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि वो सब्जेक्ट जो सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आए हैं, यानी वो सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं पर भी मेंशन नहीं है, वो जो बच गए मैटर्स हैं उनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? उनके ऊपर डिसीजन आपकी सेंट्रल लिस्ट लेगी या यूनियन लिस्ट लेगी। ठीक है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो बच जाते हैं। ठीक है,
कुछ ऐसे मैटर्स जो आपकी तीनों लिस्ट में से नहीं मेंशन होते कहीं पे भी, उनके ऊपर डिसीजन लेता है आपका सेंट्रल, ठीक है, या यूनियन लिस्ट. So class, in this video we have discussed about coming together federation and what make India a federal country, which is also a very important topic for a board exam. ठीक है, so I hope ये आपको समझ में आया होगा. In the next video हम इससे आगे वाली चीजों को डिस्कस करेंगे. तो till then, thank you so much. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. It will give me motivation to make more videos for you. तो तब तक लिए till then, thank you so much.